गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले क्लासियस इनइक्वलिटी यानी कि क्लासियस असमानता। जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है जो कि सिस्टम के स्टेट्स पर निर्भर करती है, ना कि प्रोसेस के पाथ पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा डीएस का वो क्या होगा, जीरो के इक्वल। यदि जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस पहले ए से बी तक जाता है और बाद में बी से अपनी ओरिजिनल स्टेट ए में आ जाता है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो कि साइक्लिक इंटीग्रेशन है, तो यानी कि पहले प्रोसेस जा रहा है ए से बी में और फिर बाद में जा रहा है प्रोसेस बी से वापस ए में। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। जब प्रोसेस ए से बी में जाता है तो जो एंट्रोपी में चेंजेस आता है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस जब प्रोसेस जो है बी से वापस ए में आता है तब जो एंट्रोपी में चेंजेस होते हैं उनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों का जो सम है वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ए से बी डी एस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी से ए डी एस। यानी कि बी से ए में जाने में जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो ए से बी में जाने के लिए जो एंट्रोपी में चेंज होता है उसके क्या होगा, इक्वल। लेकिन जो साइन होगा वो अपोजिट होगा, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है। यदि हम ये मान लें कि सराउंडिंग से हमेशा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है सिस्टम में वो रिवर्सिबल रूप से होता है, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। यानी कि सराउंडिंग से ऊष्मा का जो लेन देन है सिस्टम के द्वारा वो रिवर्सिबल रूप से होता है। यानी कि डेल्टा एस टोटल बराबर क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर जीरो। ठीक है। यानी कि किसी भी प्रक्रम की जो है सराउंडिंग्स और सिस्टम की जो एंट्रोपी में कुल परिवर्तन होगा वो क्या होगा, शून्य। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी का केवल सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, लेन देन होता है, स्थानांतरण होता है, लेकिन जो कुल एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है। अब हम ये मान लें अगर कि यदि ये प्रोसेस जो है ए से बी में जो चेंज हो रहा है वो इरिवर्सिबल रूप से हो रहा हो तो क्या होगा, यानी कि अगर प्रोसेस की कोई भी नेचर क्यों ना हो, लेकिन ए से बी में तो हम मान रहे हैं कि इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, लेकिन जो बी से ए में चेंज हो रहा है वो आपके रिवर्सिबल रूप में होगा। तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। यानी कि ए से बी में जो चेंज हो रहा है वो इरिवर्सिबल रूप में हो रहा है। अब हम जानते हैं कि डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि बी से ए में जो चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल रूप से हो रहा है, तो यहाँ आएगा आपके जो है इनिशियल स्टेट बी हो गया, रिवर्सिबल जो स्टेप है उसके लिए, और फाइनल स्टेट ए हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपके बी से ए इंटीग्रेट करेंगे अपन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर अपन ने पहले समीकरण 92 में जो है इंटीग्रेशन किया था बी से ए के मध्य, क्योंकि इनिशियल स्टेट बी थी और फाइनल स्टेट क्या थी, ए, क्योंकि सिस्टम जो है वापस बी से ए में आ गया। तो जो है अपन बी से ए के बीच में इंटीग्रेट किया तो प्लस चिन्ह आया, लेकिन जब हम दोनों को एक जैसे कंडीशन माने यानी कि ए से बी के बीच में तो वापस माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ए से बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो आपके साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी ये लेस देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी के। ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या होता है, डी एस। तो इसका मान हम रख देंगे, तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी ये लेस देन होगा आपके इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी एस के। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन
ऑफ ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन डी टी ये लेस देन है डेल्टा एस ए बी के, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज है उसका मान क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस ए बी यहाँ प्रोसेस के ए से बी में जाने में जो एंट्रोपी चेंज है उसको बताता है, और यही जो इक्वेशन है उसे हम बोलते हैं क्लासियस अनइक्वलिटी, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोसेस में जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वास्तव में क्या बदलाव हो रहे हैं किसी भी प्रोसेस में, उसके लिए ये आवश्यक आधार है, बेस का काम करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वास्तविक चेंज को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम क्लासियस अनइक्वलिटी कहते हैं। और ये क्लासियस अनइक्वलिटी यानी कि क्लासियस असमानता वाली जो समीकरण है, जो क्या है कि सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज है, अगर वास्तविक चेंज आ रहा है सिस्टम में तो उसका जो मान है वो क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, जिससे ये पता चलता है कि आपके दिए गए सिस्टम में वास्तव में कोई बदलाव हो भी रहा है या नहीं, यानी कि सिस्टम आपके स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ठीक है। तो देखो, यानी कि क्लासियस असमानता का किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या यूज है, तो हम जानते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डी क्यू इरिवर्सिबल बराबर क्या होता है, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो है हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, कांस्टेंट हीट बनी हुई रहती है, ठीक है। तो अब हम क्लासियस अनइक्वलिटी समीकरण का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर सिस्टम के लिए डेल्टा एस ए बी का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब पॉजिटिव है, तो आपकी जो सिस्टम है वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें नेचुरल ही कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। यानी कि प्रोसेस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके जो है डेल्टा एस ए बी इक्वल टू 0 यानी कि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो आपका प्रोसेस है वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो आपका प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसे हम बोलेंगे क्लासियस इक्विलिटी की कंडीशन। और डेल्टा एस ए बी इज़ ग्रेटर देन 0 इसे बोलेंगे हम क्लासियस अनइक्वलिटी की कंडीशन, ठीक है। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वास्तविक चेंज देखने के लिए चाहिए कि जो एंट्रोपी डेल्टा एस का मान जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में नेचुरल चेंज के लिए प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। जब तक कि आपके परिवर्तन चलता रहेगा तब तक आपके एंट्रोपी का मान बढ़ता रहेगा, और साम्यावस्था पर ये एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब है आपके क्लासियस अनइक्वलिटी का सिस्टम एंड सराउंडिंग्स पर उपयोग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा एस ए बी इज़ ग्रेटर देन है आपके इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। यानी कि डेल्टा एस ए बी इज़ ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो आपके ग्रेटर देन है यहाँ पर 0 से, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है आपके, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स को मिलकर के अपन बोलते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स, यानी कि जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो आपके सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की एंट्रोपी का योग होती है। तो यहाँ पे क्लासियस इक्विलिटी एंड अनइक्विलिटी की कंडीशन क्या हुई कि अगर डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 तो ये है यहाँ पर क्लासियस इक्विलिटी यानी कि क्लासियस समानता, और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जो है इस ग्रेटर देन 0 है यानी कि उसका कोई ना कोई धनात्मक मान है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये है आपके क्लासियस अनइक्विलिटी की कंडीशन, ठीक है। तो जो आपके क्लासियस इक्विलिटी की कंडीशन है यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0, जो कि बताता है कि आपका जो प्रोसेस है उसमें रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके डेल्टा एस यूनिवर्स इज़ ग्रेटर देन 0 है, उसका पॉजिटिव वैल्यू है कोई ना कोई, तो ये बताता है क्लासियस अनइक्विलिटी की कंडीशन को, जो बताता है कि आपका जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल ढंग से हो रहा है, यानी कि वो कोई ना कोई नेचुरल प्रोसेस है जो कि इरिवर्सिबल ढंग से आपके आगे प्रोसीड
हो रहा है, यानी कि इसकी एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ता रहेगा। जबकि जो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें एंट्रोपी जो होती है कांस्टेंट बनी हुई रहती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है। तो इसी के आधार पर क्लासियस ने बताया कि जो ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी है वो आपके कांस्टेंट बनी हुई रहती है, जबकि एंट्रोपी हमेशा लगातार बढ़ती रहती है और जो है वो अधिकतम की ओर प्रोसीड होती है, अग्रसर होती है। ठीक है, अब है आपके नेक्स्ट टॉपिक आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन। माना कि आदर्श गैस का एक तंत्र ताप T पर है। ठीक है, यानी कि कोई भी आदर्श गैस का एक सिस्टम है जो कि T ताप पर हम ले रहे हैं, जिसका आयतन क्या है V और दाब क्या है इसका P। ये जो तंत्र है वो अपने सराउंडिंग से dq ऊष्मा उत्क्रमणीय ढंग से अवशोषित कर रहा है। इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जो होगा ds, वो समीकरण 34 के द्वारा हम पहले भी दर्शा चुके हैं कि ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन T, यानी कि कोई भी सिस्टम जो है वो स्थिर ताप पर उत्क्रमणीय रूप से जब ऊष्मा का अवशोषण करता है तो वो जिस ताप पर उत्क्रमणीय रूप से सराउंडिंग से ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है एंट्रोपी चेंज फॉर ए सिस्टम। तो चूंकि हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, ये केवल आपके प्रोसेस की इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका मान हम जो है 3 वेरिएबल्स जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से एक वेरिएबल हम जनरली टेम्परेचर को यूज़ करते हैं और दूसरा जो वेरिएबल है वॉल्यूम या प्रेशर, उसे लेकर हम आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी चेंज के मान को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम को एज ए वेरिएबल। तो हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो उत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो उस सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और साथ ही साथ उसके द्वारा कुछ न कुछ वर्क भी परफॉर्म किया जाता है। यानी कि dq रिवर्सिबल बराबर क्या हो गया, dE प्लस W। ठीक है, अब देखो आपके हम जानते हैं कि आपके एंट्रोपी वाले नियम से, या हम बोलेंगे सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ds बराबर क्या होता है, dq रिवर्सिबल अपॉन T। तो यहाँ से हम देखेंगे कि dq रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, TdS। ठीक है, T गुणा ds, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ठीक है, और हम जानते हैं कि CV बराबर क्या होता है, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि del E अपॉन del T एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्थिर आयतन पर किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ में परिवर्तन की दर को ही हम ऊष्माधारिता कहते हैं। या हम कह सकते हैं इसको DE बराबर CVdT और W का मान क्या आता है, PdV। तो इन सभी इक्वेशंस को जो है हम यहाँ पर रखेंगे 97 में, तो DQ की जगह TdS रखेंगे। ठीक है, और DE की जगह हम रखेंगे CVdT एंड W की जगह रख देंगे अपन PdV। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, RT अपॉन V। एक मोल आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर RT। तो यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी RT अपॉन V। ठीक है, तो यानी कि आपके TdS बराबर क्या हो जाएगा, CVdT प्लस RT अपॉन V गुणा DV। ठीक है, अब यहाँ पे TdS में टेम्परेचर का जो है इधर की साइड भाग लग जाएगा आपके राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ds बराबर CVdT अपॉन T प्लस R गुणा DV अपॉन V, क्योंकि यहाँ RT वाला T जो है नीचे वाले T से कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम मानेंगे कि प्रथम अवस्था में माना कि एंट्रोपी, आयतन और ताप जो है वो S1, V1 और T1 है, और सेकंड स्टेट के लिए एंट्रोपी, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो S2, V2 और
T2 है। यानी कि किसी भी फाइनाइट स्टेट में अपन चेंज देखना चाहते हैं तो एंट्रोपी और वॉल्यूम में जो परिवर्तन है वो समीकरण 100 को हम दोनों अवस्थाओं की सीमाओं में समाकलित करके प्राप्त करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे S1 से S2 ds का, और इंटीग्रेशन करेंगे हम T1 से T2 CV dt/t प्लस इंटीग्रेशन V1 से V2 R गुणा dV/V। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे यदि ताप परास T1 से T2 के मध्य CV का मान हम क्या माने, कांस्टेंट माने, तो CV जो है कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा S यानी कि S2 माइनस S1 बराबर CV इंटीग्रेशन T1 से T2 1/T गुणा dt प्लस यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है जो भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन V1 से V2 1/V गुणा dV। ठीक है, यानी कि डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा, CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। यदि तंत्र में आदर्श गैस के n मोल हो तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा S बराबर NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक है, अब हम अगर जो है आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी चेंज को टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएबल लेकर के ज्ञात करें तो क्या होगा, यदि प्रथम स्टेट में गैस का प्रेशर P1 और सेकंड स्टेट में गैस का प्रेशर P2 माने तो आदर्श गैस क्या होती है, PV बराबर nRT, जहाँ पे n जो है वो गैस के मोल है जो कांस्टेंट राशि है, और आपके जो R है वो भी गैस कांस्टेंट है, वो भी एक कांस्टेंट राशि है। यानी कि PV बराबर कांस्टेंट गुणा टेम्परेचर, यानी कि हम बोलेंगे PV/T बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। तो इस समीकरण को जब हम रीअरेंज करेंगे तो V2/V1 का मान क्या निकल के आ जाएगा, P1 P गुणा T2 P2 गुणा T1। ठीक है, यानी कि V2/V1 का मान निकल के आ गया यहाँ पे P1 T2 P2 गुणा T1। ठीक है, तो यहाँ से जो है V2/V1 का मान हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो डेल्टा S बराबर क्या निकल के आ जाएगा, CV ln T2/T1 प्लस R ln P1 T2 P2 T1। यानी कि डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा, CV ln T2/T1 प्लस R ln T2/T1 प्लस R ln P1/P2, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा S बराबर CV ln T2/T1 प्लस R ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1। ठीक है, क्योंकि P1/P2 को जब हम P2/P1 करेंगे तो आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ln T2/T1 क्या आ जाएगा, कॉमन आगे वाले दो पदों में से, तो डेल्टा S बराबर क्या हो गया, ln T2/T1 तो कॉमन आ गया, तो CV प्लस R ब्रैकेट में आ गया माइनस R ln P2/P1। अब हम जानते हैं कि मेयर्स इक्वेशन के अनुसार CP माइनस CV बराबर क्या होता है, R। ठीक है, तो यहाँ पर CP बराबर क्या हो गया, CV प्लस R, तो यहाँ पे CV प्लस R का मान रखेंगे CP, तो डेल्टा S बराबर क्या हो गया, CP ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1। यदि सिस्टम में आदर्श गैस के n मोल हो तो डेल्टा S यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज हो जाएगा आपके डेल्टा S बराबर NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1। यानी कि जो समीकरण 101 और जो समीकरण 105 है, जो कि समीकरण 101 तो जो है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को जब वेरिएबल्स के रूप में लिया, और जो समीकरण 105 है जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएबल्स के रूप में लिया, तब आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी चेंज का मान हमने ज्ञात किया है। जो है ये एंट्रोपी चेंज जो है वो सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जिससे हमें पता चला है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। ओके।